हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज 2017 BHO MCOM एंट्रेंस का पेपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग 2016 का पेपर डिस्कस करेंगे 2018 के बाद, बट वो इसलिए पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि 2017 के पहले का जो पेपर पैटर्न था ना वो बहुत अलग था कंपैरेटिवली 2017 एंड ऑनवर्ड्स से। तो अब 2017, 18, 19 में जो पेपर पैटर्न है वो तो हमारा 2020 के लिए, तो हमने पहले 2018 का पेपर डिस्कस कर लिया, आज 17 का डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में 2019 भी डिस्कस कर लेंगे। और उसके पहले के जितने क्वेश्चंस हैं ना, मतलब जैसे 2017 के पहले का जो पेपर है, मतलब 2016 से पहले के, उसमें क्या है कि जो पेपर पैटर्न था वो डिफरेंट था। 150 क्वेश्चन अप्रॉक्स आते थे जिसमें मैथ्स भी था। तो वहाँ पे ना मेरे को बताना होगा कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट रेलेवेंट है और कौन सा क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले 2017 डिस्कस कर लेते हैं, फिर 2019 डिस्कस कर लेते हैं, और फिर जब 2016 पे आएंगे तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको देख लेंगे। अब इस वाले पेपर में ना क्या है कि जैसे हम लोग जो लास्ट पेपर सॉल्व किए थे 2018 का, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि सबको सीक्वेंस में दिया हुआ था ना। यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ थोड़ा शफल किया हुआ है। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, तुम लोग आराम से कर लेना। ठीक, देखो सबसे पहले जो तुम लोग देखोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, तो 1 to 12, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तुम लोगों का है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से। उसमें ओवरऑल 24 क्वेश्चंस कवर करना था, तो पहला 12 क्वेश्चन उसी पे कवर किया है। तो ये क्वेश्चंस तो तुम लोग कर लोगे खुद से। ठीक है, इसका आंसर बट ऑफिस हम तुम लोग को शेयर कर देंगे, और कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछ ही सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो 12 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के जो नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है वो तुम लोगों का रिलेटेड है लॉ से। तो लॉ वाला पोर्शन तो हम वैसे भी कवर करने के लिए बोले थे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा अ वॉइड अग्रीमेंट इज वन विच इज, देखो वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है ये समझो। वॉइड अग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं, ये अग्रीमेंट है। और वॉइड अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जिसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, मतलब उसको लॉ किसी भी तरीके से इन्फोर्स नहीं करता, कोर्ट में उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वॉइड अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है, सिंपली इसका एग्जांपल ले लो, माइनर। अगर कोई छोटे बच्चे के साथ तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना जो 18 बिलो हैं, तो उनके साथ एक जो आप अग्रीमेंट बनाते हो उसको कोर्ट कभी भी वैलिड मानता ही नहीं है, वो वॉइड मानता है। दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए अग्रीज टू पे ₹1 लाख टू बी इफ ही अग्रीज ट्रेजर बाय मैजिक इज, देख रहे हो, ए कह रहा है बी को कि ऐसे हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे अगर तुम मेरे लिए बदले में क्या करोगे, जादू से खजाना ढूंढ के लाओगे। अब खुद सोचो ये क्या, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन वाली बात हो रही है? मान लो कंसिडरेशन है भी, तो क्या ये पॉसिबल है? कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि पॉसिबल हो? नहीं, तो ये इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस है। आपके लिए कोई मैजिक से खजाना तो ढूंढ के ला नहीं सकता। ठीक है, तो ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड नहीं होगा। वैसे तो कायदे से ये होना चाहिए था वॉइड अग्रीमेंट, बट यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन दिया है, तो हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही लिया क्योंकि बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज रिगार्ड टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्ड में क्या इसमें से करेक्ट नहीं है? कंसिडरेशन होना चाहिए, हाँ होता है। फ्री कंसेंट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब कि जोर ज़बरदस्ती से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हुए हो, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो। मेजर एंड माइनर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एंड अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, पर मेजर एंड माइनर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं, जो भी पार्टीज होंगी वो मेजर होती हैं। ठीक है, साउंड माइंड की होती हैं एंड डिसक्वालीफाइड बाय लॉ ना हो। ये 3 कैटेगरी होनी चाहिए किनकी, उनकी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज होते हैं या अग्रीमेंट में 2 पार्टीज बनते हैं। ठीक, तो मेजर तो हो सकते हैं, पर क्या माइनर हो सकते हैं? नहीं। माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, कोई भी अग्रीमेंट आप बना रहे हो, तो वो किस तरह का अग्रीमेंट होगा, वॉइड अग्रीमेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर एज सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट इज नोन एज। कह रहा है कि जब आप गुड्स की डिलीवरी देते हो, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी दे रहा है, और वो गुड्स की डिलीवरी कैसे दे रहा है, एज सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट, मतलब हमने आपसे उधार लिया और हम आपको वो उधार रीपे कर देंगे, इसके लिए हमें आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेज। प्लेज एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम आपके पास कुछ सिक्योरिटी फॉर्म में रखते हैं, और ये सिक्योरिटी फॉर्म में क्यों रखते हैं, ताकि आपको इस बात की श्योरिटी दे सके कि हम आपको डेट का रीपेमेंट कर देंगे, जो भी हमने प्रॉमिस किया हम उसको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मीनिंग ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेविटेम्पटर इज, ये हम पहले भी क्लास में बताए थे, लेट द बायर बिवेयर, कि जो बायर है उसको एक्टिव होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो किस तरह का गुड्स खरीद रहा है, वो एक्सपायर्ड है या नहीं, वो सारी चीज़ें उसको खुद देखनी होती हैं। नेक्स्ट, स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स हुज वायलेशन बाय सेलर गिव्स अ राइट ऑफ रिसेशन टू बायर इज कॉल्ड, कह रहा है कि ऐसा स्टिपुलेशन मतलब एक तरह से कह लो एक ऐसा टर्म जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में होता है जहां सेलर बायर को ये राइट देता है कि अगर ये टर्म टूटा तो आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देना, तो ये होगा तुम्हारा कंडीशन। क्योंकि कंडीशन मतलब क्या कि कंडीशन एक कंडीशन मतलब होता है कि एक ऐसा टर्म जिसके टूटने पे आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपना पूरा का पूरा पैसा वापस ले सकते हो, ठीक है। बट वारंटी के टूटने पे ऐसा नहीं होता, वारंटी भी स्टिपुलेशन एक टर्म है, बट वारंटी के ब्रेक होने पे आप सिर्फ और सिर्फ क्लेम कर सकते हो डैमेजेस के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, द एसेंस ऑफ अ राइट ऑफ लीन इज टू डिलीवरी द गुड्स, रिगेन द पोजेशन, रिटेन द पोजेशन और नन ऑफ द अबव। हम पहले भी बताए थे क्लास में कि राइट ऑफ लीन क्या होता है कि जैसे अगर मान लो सेलर ने बायर को गुड्स सेल कर दिया, अब सेल करते वक्त ही ओनर तो ये बन गया बायर, ठीक है, बट गुड्स अभी भी किसके पास है, फिजिकल पोजेशन किसके पास है, सेलर के पास है, और बायर उसको पैसे नहीं दे रहा। तो अगर बायर उसको पेमेंट नहीं करा तो सेलर अगर चाहे तो वो गुड्स होल्ड करके रख सकता है और बायर को ये कह सकता है कि जब आप पेमेंट कर दोगे तो हम गुड्स की पोजेशन देंगे। तो यहाँ राइट ऑफ लीन मतलब क्या हो गया, रिटेन द पोजेशन, कि आप उसको होल्ड करके रखना चाहते हो, आप उसकी डिलीवरी को रोक करके रखना चाहते हो, ठीक। नेक्स्ट, with a view to protect from any loss in emergency, a partner will act as a man of ordinary prudence, as an agent of the firm, as a master of the firm, or all of the above. But obvious all of the above, क्योंकि अगर लॉस है तो लॉस के टाइम में एक पार्टनर को एजेंट भी बनना पड़ता है, मास्टर भी बनना पड़ता है, और जैसे वो अपने लिए एक्ट करेगा वैसे वो फर्म के लिए भी एक्ट करेगा। नेक्स्ट, अ बिल ड्रॉन इन फेवर ऑफ अ माइनर इज, माइनर के फेवर में अगर आपने कोई बिल बनाया तो बट ऑब्वियस वो वैलिड हो। अगर माइनर के फेवर में कोई बिल बनाया है तो माइनर को पैसा मिलेगा, और माइनर को अगर उससे पैसा मिलता है तो वो क्या होगा, वैलिड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? It must be in writing, it must be freely transferable, it must be registered, और it must contain डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी। देखो यहाँ पे बोला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है, तो सिंपली इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर होने का कहीं पे भी कुछ भी इसकी ज़रूरत के बारे में नहीं बताया, राइटिंग में होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल भी होता है, देखते हो ना तुम लोग इंडोर्स वगैरह भी कर देते हो, और इट मस्ट कंटेन डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी, उसमें कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी भी लिखा होना चाहिए, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियर होते हैं उसके, ठीक। तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। नेक्स्ट, द चार्टर और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी इज, चार्टर की बात किया है बट ऑब्वियस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। अगर रूल्स रेगुलेशंस की बात करता है तो क्या होता, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम की बात कर रहा है, ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज, बट ऑब्वियस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि सीजी कोर्ट या रजिस्ट्रार को तो ये राइट नहीं मिलता, ये राइट किसको मिलता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी है तो वो बुला सकते हैं, बट ये काम कौन करेगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है? आज क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 12 क्वेश्चन ऐड कर देना। तो अब ये सारा क्वेश्चन तुम लोगों का होगा मनी एंड बैंकिंग का, ठीक। तो ये भी तुम लोग को खुद ही करना है, मनी एंड बैंकिंग, इसमें भी हम तुम लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकते। हाँ, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर हमसे पूछ लेना, हम उसको सॉल्व करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 तक अगर देखोगे तो मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है, और उसके बाद तुम लोग के पास क्वेश्चन दिया है स्टैटिस्टिक्स का। आओ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। केयर कांस्टेंट वैल्यू 50 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट, द मीन ऑफ द सेट इज, देखो सिंपल सी बात है, मीन की एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लो पहले वैल्यू थी x1 x2 x3 और इससे मेरा मीन आया है ये, तो अगर आप इंडिविजुअली हर से 50 को लेस करोगे ना तो जो ओल्ड मीन था उससे भी 50 लेस हो जाएगा। क्लियर है? मतलब सिंपली हम क्या कह रहे हैं, देख लो यहाँ पे, लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए हम तुम लोग को एक क्वेश्चन अज्यूम करके बता रहे हैं कि मान लो मेरे पास जो वैल्यू थी वो थी 1 2 3, तो इससे तुम लोग जब मीन निकालोगे तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 2, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर मान लो इंडिविजुअली तुम सब में से 1 माइनस कर दो, सब में से 1 माइनस कर दो, अब नया वैल्यू कितना आया, 1 नहीं 0
1 और 2, ठीक है। तो 0 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3 निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1। इसका मतलब ओल्ड मीन से भी उतनी ही वैल्यू आपको डिडक्ट कर देनी है, किसके लिए, फॉर न्यू मीन। क्लियर है। तो देखो आप क्वेश्चन का आंसर सिंपली हो जाएगा, कह रहा है अगर हर से आपने 50 लेस किया है, इसका मतलब कि जो नया मीन होगा, न्यू मीन, द मीन ऑफ द सेट इज डिक्रीज बाय 50, वो भी 50 से डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस अमंग द लोकेशन पैरामीटर्स डज नॉट होल्ड पूछा है। तो Q2 इज इक्वल टू मीडियन। देखो Q2 मतलब जो एक सीरीज को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। तो ये कह रहा है Q2 इज इक्वल टू मीडियन, तो ये तो 50% ही होगा ना, बट ऑब्वियस, तो पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है परसेंटाइल, तो 50 परसेंटाइल इज इक्वल टू मीडियन, ये भी सही है। डिसाइल की अगर बात करें तो डिसाइल किसी भी सीरीज को 10 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो 10 का आधा 5 हो गया और 5 इज इक्वल टू मीडियन, ये भी सही है। बट D6 इज इक्वल टू मीडियन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 60%, D6 मतलब 60% और मीडियन मतलब 50%, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, D6 इज इक्वल टू मीडियन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1, सीधा सीधा फॉर्मूला है, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम, डेविएशन मतलब होता है डिफरेंस, तो अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं मीडियन से तो मीन डेविएशन हमेशा लोएस्ट आता है। मतलब डिफरेंस पूछा है ना, तो डिफरेंस अगर मीडियन से आप लोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी बेटा, लोएस्ट आएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ अ कांस्टेंट वैल्यू 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट देन वेरिएंस इज। देखो मीन के केस में आप बताएं कि अगर तुम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज करो तो मीन इंक्रीज होगा, डिक्रीज करो तो मीन डिक्रीज होगा, बट वेरिएंस में ऐसा नहीं होता, वेरिएंस में अनऑल्टर्ड होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अगर मान लो x तुमने अज्यूम किया है 10 एंड 20 अज्यूम कर लो, तो पहले हम लोग इसका मीन निकालेंगे। इसका मीन कितना आएगा बेटा, 15 आएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ना याद हो तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं समेशन x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे देखो मीन तुम लोग निकाल लियो, x निकाल लियो, तो x माइनस मीन निकालते हैं अपने लोग, कितना आ जाएगा, 15 है ना, तो -5 और ये हो जाएगा 5। फिर x माइनस मीन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 50, और ये हमारे पास आ जाएगा √50/2, मतलब √25 आया। ये √25 आएगा, है ना, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो गया, 5। ठीक। अब अगर मान लो x तुम्हारे पास पहले 10 था और 20 था, अब इसको भी 5 से लेस करना है, इसको भी 5 से लेस करना है, तो नया कितना हो जाएगा, नया हो जाएगा ये 5 रह जाएगा और ये 15 रह जाएगा। अब अगर हम लोग इसका मीन निकाले बेटा तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब x माइनस मीन करो, मतलब 5 - 10 कितना हो जाएगा, -5, और 15 - 10 5। देख रहे हो। अब x माइनस मीन का स्क्वायर, फिर 25 आया। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे तो कितना आएगा, 50/2 और 5। तो इसका मतलब अगर वेरिएंस के केस में हम लोग सेम नंबर से, सेम कांस्टेंट वैल्यू से चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, अनऑल्टर्ड रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट बोल रहा है मोस्ट प्रेफर्ड वैल्यू ऑफ होमोजेनिटी एरर आर इन रेफरेंस टू इंडेक्स नंबर एस। हमसे क्या पूछा है बेटा, एरर पूछा है ना, और एरर की हमेशा वैल्यू, मोस्ट प्रेफर्ड वैल्यू हम हमेशा 0 लेते हैं। ठीक, ये लर्न करने वाली चीज़ है, लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखो कह रहा है द वैल्यू ऑफ GNP एंड NNP फॉलो द रिलेशन। अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो इनका रिलेशन हमेशा कैसा होता है कि GNP हमेशा ग्रेटर होगा किससे, NNP से। ठीक। नेक्स्ट, इफ ऑल द सब इंडेक्सेस आर इक्वल टू P देन द टोटल इंडेक्स विल बी, टोटल इंडेक्स किसके बराबर होगा, बट ऑब्वियस P के बराबर। ठीक। नेक्स्ट, एन एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज विद द कॉम्पोनेंट TS, C एंड I इज। देखो टाइम सीरीज में 2 ही मॉडल होता है, एक एडिटिव होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव होता है। एडिटिव मॉडल की बात करो तो चारों को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव की बात करो तो चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेटिव पूछा होता तो T × S × C × I कर देते। क्लियर। नेक्स्ट,
मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ टाइम सीरीज इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेटिव, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव में सब कोई आपस में कनेक्टेड होगा। अगर इसकी वैल्यू 0 है मतलब पूरी टाइम सीरीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो एडिटिव मॉडल भी यूज़ करते हैं, बट प्रेफर्ड या फ्रिक्वेंटली यूज्ड कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो स्टार्स का क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। अब आगे देखो, आगे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आप लोग को खुद करने हैं। बेसिकली वो मैनेजमेंट एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक। उसके बाद तुम लोगों का मनी बैंकिंग शुरू हो जा रहा है, तो मनी बैंकिंग भी तुम लोगों को खुद ही करना है। हम इन सब का आंसर तुम लोगों को सेंड कर देंगे। अब आओ क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 देखो क्या लिखा है, कह रहे थे सेल्स डे बुक रिकॉर्ड्स। सेल्स डे बुक की अगर हम बात करें तो हमेशा याद रखना कि सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। किसकी? गुड्स की। कौन सी वाली? सिर्फ उधार वाली। तो ये 3 चीज़ होनी चाहिए, जो कि फर्स्ट में है क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्केंडाइज। कैश सेल कैश बुक में जाती है, कैश सेल किसी की भी हो कैश बुक में जाएगी, और क्रेडिट सेल असेट की होगी तो कहाँ जाती है बेटा? जनरल प्रॉपर में। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्केंडाइज। नेक्स्ट, द सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द परचेज डे बुक इज। किसके बारे में पूछा है? सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा है। बट ऑब्वियस इनवॉइस रिसीव्ड, जो इनवॉइस आपको मिलेगी उसी से तो आप परचेज डे बुक रिकॉर्ड करोगे ना, और किससे रिकॉर्ड करोगे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी इनवॉइस रिसीव्ड। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अचीविंग अ राइट टू कमेंस अ बिजनेस इज। राइट टू कमेंस अ बिजनेस की बात कर रहा है, तो बट ऑब्वियस ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो क्लियर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि तुम्हें अगर बिजनेस करने का राइट मिल रहा है और बिजनेस करने के राइट के लिए आप कोई खर्चा कर रहे हो, तो उस खर्चे का बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिलना है। ये क्लियर है? तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ किस तरह का है? टैंजिबल की इंटैंजिबल? क्योंकि यहाँ पे राइट मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, तो हो जाएगा इंटैंजिबल। क्लियर? यही अगर आप मान लो कोई एक असेट परचेज कर रहे होते तो फिर वो हो जाता है टैंजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटैंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हो कि हाँ वो आपके बिजनेस में है। क्लियर है? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन असेट। असेट की बात पूछा है बेटा, तो असेट मतलब सिंपली कोई भी ऐसी चीज़ जिसका बेनिफिट हमें मतलब लॉन्ग रन में मिले, फ्यूचर में भी हमें उसका बेनिफिट मिले। एन असेट प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। कैन एन असेट इज ऑब्टेन्ड एट अ कॉस्ट। एन असेट मे बी व्यूड एज इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल असेट्स आर टैंजिबल। नहीं, कुछ असेट्स इंटैंजिबल भी होते हैं। तो सिंपली एन असेट प्रोवाइड्स फ्यूचर बेनिफिट्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है पूछ रहा है। देखो, अगर हम लोग बात करें जीपी एनपी दिया है ना, तो अगर यहाँ पे मेरे पास जीपी दिया है और यहाँ मेरे पास एनपी है, तो बट ऑब्वियस हम लोग कौन से वाले पोर्शन में है? पीएल वाले पोर्शन में। ट्रेडिंग का तो पार्ट ही नहीं है, और अगर ट्रेडिंग नहीं है इसका मतलब ये हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। इसमें भी परचेज है, इसमें भी सेल्स है, इसका मतलब टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि पीएल में क्या आता है बेटा? पीएल में तो सिर्फ यही आएगा ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ही आएगा, परचेज सेल तो आ नहीं सकता। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। सही है? इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, रिसीवेबल दैट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर इज मॉनेटरी करंट असेट, नॉन मॉनेटरी करंट असेट, फिक्स्ड असेट, फिक्टिशियस असेट। सबसे पहले अगर कस्टमर से ड्यू है ना, कस्टमर, तो कस्टमर से नो डाउट आपको पैसा इस साल नहीं मिला तो अगले साल मिल जाएगा, तो वो करंट असेट है। क्लियर है कि नहीं? जैसे अगर मान लो आज हम आपको गुड सेल करते हैं 10,000 का, तो ठीक है, अगर आप बोलोगे कि मैम हम आपको 1 मंथ में पैसा दे देंगे, है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो आप 1 साल लेकर के बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि जो भी परचेज सेल होता है, जिनके साथ हम रेगुलर डीलिंग करते हैं, उनको हम टाइम पीरियड देते हैं उधार का 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। साल 2 साल का हम उनको टाइम पीरियड नहीं देते हैं। तो ये तो क्लियर है कि अगर कस्टमर की बात हुई तो बात होगी करंट एसेट की। बट क्या पूछ रहा है? रिसीवेबल दैट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर। रिसीवेबल मतलब वो पैसा जो हमें मिलना है, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? मॉनेटरी करंट असेट। क्लियर है? नेक्स्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किसकी बात पूछा है? अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, उसमें बोला द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस, जो आप खर्चे को डिटरमाइन करते हो। खर्चे को किसके बेसिस पे डिटरमाइन करो? अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पे। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? मैचिंग प्रिंसिपल है।
कैसे मैचिंग प्रिंसिपल है? मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने जितना रेवेन्यू बुक किया है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने जितने भी खर्चे किए होंगे एटलीस्ट आप उनको बुक में रिकॉर्ड कर लो। तो एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड ही करते हैं ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, interest on capital will be paid to the partners if provided for in the partnership deed, but only out of profits। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो हाँ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ तब देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट हो। अपने पॉकेट में से तो हम उनको देने से रहे, या रिजर्व्स में से, गुडविल में से, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से भी नहीं दे सकते। तो आंसर विल बी फर्स्ट, प्रॉफिट। नेक्स्ट, A and B are partners in a firm. They are entitled to get interest on their capitals, but the net profit was not sufficient for this interest. Then the net profit will be distributed among partners in net profit किस रेशियो में बटेगा? क्वेश्चन में देखो पूछा क्या कह रहा है, दो पार्टनर्स है, उनको इंटरेस्ट मिलना है कैपिटल्स पे, बट द नेट प्रॉफिट वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर देयर इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट इतना नहीं है कि हम उनको पूरा पूरा इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो उस केस में सिंपली हम क्या करते हैं कि नेट प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन अकाउंट्स के चल रहे हैं और अकाउंट्स के 30 क्वेश्चन होंगे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 यहाँ दिया है। सी वॉज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। द न्यू रेशियो विल बी, देखो तो सिंपली क्या कह रहा है कि सी का शेयर कितना है, 1/4 है, ए से और बी से इसको इक्वली मिला, मतलब 1/4 का आधा कौन दिया, ए दिया, 1/4 का आधा कौन दिया, बी दिया, मतलब ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/8 और बी ने सैक्रिफाइस किया 1/8। ठीक है, अब देखो ए का पहले शेयर कितना था बेटा, 3/5 था, उसमें से हम 1/8 माइनस कर देंगे। बी का शेयर पहले 2/5 था, अब 1/8 माइनस कर दो, और सी का तो ऑलरेडी 1/4 है ही है, तो ये हो जाएगा 8/40, 24 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 40 और 16 माइनस 5 है ना, तो ये हो जाएगा 19/40, ये हो जाएगा 11/40 और ये 40 10/40। तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा 19:11:10। क्लियर है? अब देखेंगे नेक्स्ट, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम बैलेंस अपीयर्स इन पीएल अकाउंट इट विल बी ट्रांसफर्ड टू। अगर पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी बैलेंस दिख रहा होगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस की बात कर रहा है। इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम बैलेंस, अगर बैलेंस मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, सीधे प्रॉफिट की बात कर रहा है कि जो प्रॉफिट बैलेंस है उसका क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशियो। यही ना करते हैं, एडमिशन के टाइम जितना भी हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस रहता है वो हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट, पार्ट ऑफ शेयर दैट कैन बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज। लिक्विडेशन के टाइम आप कौन सा कैपिटल बुला सकते हो, रिजर्व्ड कैपिटल। पार्ट ऑफ शेयर दैट कैन बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब जब आपकी कंपनी बंद होने वाली रहती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कौन से कैपिटल की डिमांड कर सकते हैं, रिजर्व्ड कैपिटल की, जितना हमने रिजर्व करके रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव राइट ऑफ एडिशनल प्रॉफिट। एडिशनल प्रॉफिट, अच्छा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और प्रॉफिटलेस प्रेफरेंस शेयर। नाम से समझ में आ रहा है, प्रॉफिटलेस प्रेफरेंस शेयर, इनके पास ये राइट नहीं होता कि वो एडिशनल प्रॉफिट की या फिर कह लो कि डिविडेंड की डिमांड कर सके। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 डील्स विथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सेक्शन 69 सबसेक्शन 1। और अब कंपनीज एक्ट 1956 का क्वेश्चन पूछता नहीं है, पूछता है अबाउट कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटेड टू रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट, पीएल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट। बट ऑब्वियस डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए ही पूछ रहा है तो उसके प्रॉफिट को हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट में। नेक्स्ट, in which section of companies act alteration of share capital is related। alteration of share capital की बात पूछा है तो सेक्शन 94। ये सब तुम लोग को लर्न करना है, सब लर्न करते जाना साथ ही साथ। नेक्स्ट, X Limited proposed to shareholders to issue right share in the ratio of 4:1 of ₹10 at the rate ₹12. On the date of proposal, market value of share is 17. Find the value of right share।
अब देखो राइट शेयर की अगर बात की है तो राइट शेयर का फॉर्मूला जो है हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सिंपली क्या हो जाएगा, कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं 4 और राइट की वैल्यू कितनी है 12 प्लस राइट शेयर इशू प्राइस कितना हो जाएगा 1 × 12 डिवाइडेड बाई 4 + 1। तो ये तुम लोगों का हो जाएगा 60/5 दैट इज़ 12। तो 12 क्या आ गई एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर और फॉर्मूला क्या है राइट का, कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। कम राइट वैल्यू कितनी है बेटा 17 है, तो 17 - 12 अगर करेंगे तो सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा 5। क्लियर है। इसका फॉर्मूला हम तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और इस सेम पैटर्न पे हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिबेंचर्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन कंपनीज रजिस्टर। ये तो सिंपल है बेयरर डिबेंचर, क्योंकि बेयरर डिबेंचर क्या होता है अनरजिस्टर्ड डिबेंचर होता है और क्योंकि अगर ये अनरजिस्टर्ड डिबेंचर है तो वो तो कहीं पे भी बुक्स में रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। सिक्योर्ड होता है, कन्वर्टेबल होता है, मॉर्टगेज होता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज डैश एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। क्या होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बट ऑब्वियस डेबिट होगा ना, क्योंकि बोनस शेयर अगर आप इशू कर रहे हो तो बोनस शेयर आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। बोनस शेयर क्या होता है बेटा, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू करती है किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। हमने क्या बोला फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बट ऑब्वियस कंपनी को क्या करना होगा, अपने जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उनको डिक्रीज करना होगा एंड साथ ही साथ वो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देगी। अब मतलब जो तुम्हारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है वो बढ़ा देगी। ठीक है, तो उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम से हम इशू करते हैं बोनस शेयर, तो अगर बोनस शेयर इशू करो तो सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो जाएगा, दैट इज डेबिटेड। क्लियर। नेक्स्ट, कह रहा है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज यूज्ड फॉर, जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के पहले का जो प्रॉफिट है वैसे हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करें बट ऑब्वियस उसको हम कैपिटल लॉसेस के रिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन ESOP इज़ रिकॉर्डेड इन, अब ESOP क्या होता है, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान। उस पर जो भी आप खर्चा करते हो उसको आप बट ऑब्वियस कहाँ रिकॉर्ड करोगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट। हम ओपन करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट और जितने भी खर्चे होते हैं ना सब उसी में हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इशू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं ना, तो स्वेट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डेफर्ड शेयर वो इशू नहीं कर सकता। इक्विटी और प्रेफरेंस करता ही, और स्वेट इक्विटी शेयर मतलब क्या हो गया, जो आपके पसीने के बदले कंपनी आपको शेयर देती है। होता है कंपनी बोलती है कि आप हमारे यहाँ 3 साल कम से कम काम करो और हम आपको अपने 100 रुपये के शेयर 10 रुपये पे इशू करेंगे, तो ये है स्वेट इक्विटी शेयर। नेक्स्ट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस, इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसका आंसर होगा इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। CRR को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, CRR को हम बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस अ चेक, चेक की बात करें सेक्शन 6। अब देखोगे ना क्वेश्चन नंबर 86, 87, ये सारा क्वेश्चन तुम लोगों का है मनी एंड बैंकिंग का, तो ये प्लीज़ आप लोग कर लेना मनी बैंकिंग का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इस पे क्वेश्चन नंबर 90। देखो कह रहा द एक्सपेंसेस विच आर नॉट डिपार्टमेंटल आर चार्ज टू डिपार्टमेंट्स। कौन सा इसमें से डिपार्टमेंट में चार्ज नहीं होता, बट ऑब्वियस जो अनअपोर्शनड है, मतलब जिसको कि आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अनअलोकेटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल, मतलब जिसके लिए कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा, तो उसको हम कहाँ चार्ज करते हैं, जनरल PL में। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच द HO अकाउंट मेंटेन बाय द ब्रांच इज इन द नेचर ऑफ, अगर हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में, इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है, तो अगर HO अकाउंट मेंटेन्ड हो रहा है बाय ब्रांच, ब्रांच अगर मेंटेन कर रहा है तो खुद सोचो इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए HO वहाँ पे क्या है, क्रेडिटर है जिसको वो पेमेंट करेगा, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट, इन फॉरेन ब्रांच फिक्स्ड असेट्स शैल बी कन्वर्टेड एट, जिस रेट पे आपने परचेज किया था उसी रेट पे आप उसको कन्वर्ट भी करते हो। फॉरेन ब्रांच के केस में रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज, जिस दिन आपने फिक्स्ड असेट को परचेज किया है उसी रेट पे आप उसको कन्वर्ट भी करते हो। नेक्स्ट,
बाय वॉट रेट द बैलेंस ऑफ एच ओ अकाउंट इज कन्वर्टेड इन फॉरेन ब्रांच। किसी भी रेट पे नहीं कन्वर्ट होता, क्योंकि एच ओ की बुक्स देखते हैं, एच ओ की बुक्स में जितना ब्रांच अकाउंट होता है उतना ही हम ब्रांच अकाउंट में एच ओ ले लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, रॉयल्टी इज इन द नेचर ऑफ रॉयल्टी बट ऑब्वियस रेंटल कैपिटल है, जहाँ पे आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके रेंट पे करते हो। पहले हमने बताया रॉयल्टी मतलब क्या, कि आप किसी का अधिकार लेते हो, आप किसी का कोई असेट लेते हो यूज़ करने के लिए और बदले में आप उनको रॉयल्टी का पेमेंट करते हो, दैट इज़ रेंट का पेमेंट। नेक्स्ट, रॉयल्टी इज अ कंसिडरेशन पेबल फॉर द यूज ऑफ स्पेशल राइट इन अ टैंजिबल एसेट ओनली, इन एन इनटैंजिबल एसेट ओनली, इन एन टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट बोथ फॉर एक्वायरिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। बट ऑब्वियस अभी हम बताए कोई अधिकार भी हो सकता है, कोई एसेट भी हो सकता है, तो टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों होगा। नेक्स्ट, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी, ये होता है तुम्हारा शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट, अच्छा अब ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया किसका, बेसिकली अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे हैं बिजनेस फाइनेंस के, तो वो अब आप लोग कर लेना बिजनेस फाइनेंस का क्वेश्चन। एक देखो ये मेरे को फॉर्मूला बेस्ड दिख रहा है इसलिए हम बता दे रहे हैं तुम लोगों को। कह रहा है एवरेज पेमेंट पीरियड इज 2.4 मंथ्स, हेंस क्रेडिटर टर्नओवर विल बी, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा 12 मंथ डिवाइडेड बाय 12.4 मंथ, है ना। तो ये देखो कितना आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय 2.4, सीधे सीधे आंसर कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल इसलिए बता दे रहे हैं, कह रहे हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3000 है, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर मतलब डिविडेंड पर शेयर कितना है बेटा 2 है, और अर्निंग पर शेयर कितना है 5 है। हमसे पूछा है हेंस पे आउट रेशियो, इस पे आउट रेशियो मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो, और डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है DPS अपॉन EPS इंटू 100, सिंपल होता है। तो DPS कितना है 2, EPS कितना है 5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 40%। नेक्स्ट, अब ये सब क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे, रीज़न बीइंग कि ये सब बिजनेस फाइनेंस का है, होने के लिए हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ मटेरियल कंट्रोल टेक्निक। मटेरियल कंट्रोल टेक्निक की बात करें, ABC एनालिसिस, फिक्सेशन ऑफ रॉ मटेरियल लेवल, मेंटेनिंग स्टोर लेजर, कंट्रोल ओवर स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम। ABC एनालिसिस, ABC मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, कि वहाँ पे हम एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होकर के कॉस्टिंग करते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें देखोगे सबका सब हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम अपने रॉ मटेरियल पे कहीं ना कहीं चेक रख सकें। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1। नेक्स्ट, स्टोर लेजर इज स्टोर लेजर बेसिकली क्या है, जहाँ पे आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हो, तो क्वांटिटेटिव एज वेल एज वैल्यू वाइज रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, इशूड एंड बैलेंस। क्योंकि स्टोर लेजर तुम लोग को याद होगा बहुत अच्छे से, जो तुम लोग लीफो फीफो वेटेड एवरेज में हम लोग बनाए हैं, इसमें एक कॉलम था डेट का, फिर था रिसीट का, फिर था पेमेंट का या इशू ले लो, और फिर था बैलेंस, याद है। और इसमें क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इस तरीके से हम लोग स्टोर लेजर बनाते हैं। तो स्टोर लेजर में देखो ना, क्वांटिटी भी है, रेट भी है, अमाउंट भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। नेक्स्ट, रीऑर्डर लेवल इज कैलकुलेटेड एज, रीऑर्डर लेवल मतलब कि कितने यूनिट्स के बाद आपको दोबारा से ऑर्डर प्लेस करना है, एवरेज डेली यूसेज रेट इंटू लीड टाइम एंड डेज। ठीक है, लीड टाइम मतलब कि कितना दिन आपको वेट करना पड़ेगा, वो सप्लायर आपको पहले बता देता है। जैसे तुम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो लिखते हैं ना 3 से 5 दिन, तो यही तुम्हारा लीड टाइम है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइजेस लीफो विल, देखो लीफो के लिए सिंपली हम बताए थे कि अगर राइस हो रहा है प्राइस, तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट को प्रेफर करते हैं, तो उससे हमारा COGS बढ़ करके दिखता है। सेल प्राइस तो अभी भी फिक्स है, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा हमेशा डिक्रीज हो जाएगा। और इसमें देखो फर्स्ट में ही दिया है लोएस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, बाकी सब में हाईएस्ट वैल्यू दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्ट अब्जॉर्प्शन। कॉस्ट अब्जॉर्प्शन की बात किया है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है, मशीन आवर रेट भी होता है, लेबर आवर रेट भी होता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये नहीं होता। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करें तो ये कॉस्ट अब्जॉर्प्शन का मेथड नहीं है। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस कॉस्टिंग इफ एन abnormal लॉस अराइजेज द प्रोसेस अकाउंट इज जर्नली, अगर abnormal लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं बाई abnormal लॉस दिखा देते हैं, और इस abnormal लॉस को किस पे दिखाते हैं पूरी वैल्यू पे। तो देखो डेबिट तो होगा ही नहीं, क्रेडिट हो रहा है, 3rd या 4th में आंसर होगा क्रेडिटेड विद द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द abnormal लॉस यूनिट्स, क्रेडिटेड विद द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द abnormal लॉस यूनिट। हम लोग हमेशा फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे ही उसको रिकॉर्ड करते हैं, और फिर जब abnormal लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र करके यहाँ लिखते हैं बैंक में कितना लिखते हैं जितना स्क्रैप वैल्यू, और बाकी बैलेंस डाल देते हैं PL में।
तो स्क्रैप वैल्यू यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ क्या जाएगी, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। हाँ, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस पूछा होता तो नॉर्मल लॉस को हम हमेशा किस पे रिकॉर्ड करते हैं, स्क्रैप वैल्यू पे। नेक्स्ट, Which one of the following has no tax incentive under IT Act? Depositing 10,000 in PPF account, इसका भी हमें बेनिफिट मिलता है। पेमेंट ऑफ 7500 फॉर मेडिक्लेम पॉलिसी, सबका हम लोग को डिडक्शन मिलेगा 80C to 80U में। डिपॉजिटिंग 50,000 इन फिक्स डिपॉजिट इन SBI फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, नहीं, अगर ये 5 साल होता तब इसका बेनिफिट मिलता, 3 साल का बेनिफिट नहीं है। पेमेंट ऑफ EMI ऑन हाउस बिल्डिंग एडवांस टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो सबका डिडक्शन हम लोग को मिलेगा 80C to 80U, बट थर्ड का कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता। नेक्स्ट, हु इज़ नॉट एन असेसी, इसमें से असेसी कौन नहीं है? अ पर्सन हुज इनकम इज़ बिलो द एग्जेम्पशन लिमिट, अगर एग्जेम्पशन लिमिट के बिलो आपकी जो टोटल इनकम है वो आ रही है तो उस केस में आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में ना आप चाहो तो रिटर्न फाइल करो, चाहो तो रिटर्न फाइल मत करो, तो फिर आपको असेसी नहीं माना जाता, क्योंकि असेसी में पर्सन जो टैक्स फाइल करता है, तो देखो लिखा है सेल्फ असेसमेंट रिटर्न फाइल कर रहा है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहा है, या फिर IT डिपार्टमेंट में रिफंड दे उससे उसको रिफंड मिल रहा है, तो ये सारे तो असेसी हो गए। बट अगर आप किसी तरह की रिटर्न फाइल ही नहीं करो क्योंकि आपकी इनकम जो है एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो उस केस में आपको असेसी की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, in the case of government employees the entertainment allowance is allowed as deduction to the extent of, किस extent तक allowed है कह रहा है, किस extent तक deduction allowed है, 5,000 और 1/5 of salary whichever is less, ये तो याद होगा तुम लोगों को। डेप्रीसिएशन किस में बोल रहा है, IT एक्ट में, हम पढ़ भी नहीं रहे। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर IT एक्ट, IT एक्ट में हमेशा कौन सा मेथड फॉलो होता है, WDV, वहाँ SLM चलता ही नहीं है। तुम लोग हमेशा देखियो ना SLM और WDV, तो SLM एंड WDV ये कहाँ यूज़ होता है बेटा, कंपनी लॉ में तो यूज़ होता है। हम लोग अपनी बुक्स हमेशा मेंटेन करते हैं SLM पे, बट जब टैक्स पेमेंट की बात आती है तो वहाँ हमेशा हम लोग डेप्रीसिएशन के लिए WDV मेथड ही यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, for the assessment year 15-16 the maximum amount of interest on loan taken for the construction of house allowed as deduction on self occupied house is, maximum amount of interest की बात करें तो 2 लाख तक का maximum हमें deduction मिल सकता है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 80 TTA ऑफ द IT एक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड इज 80 TTA में जो तुम लोगों का सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना उसका डिडक्शन मिलता है, तो उसका डिडक्शन मैक्सिमम मिल सकता है 10,000 का, उससे ज़्यादा का डिडक्शन तुम लोग को नहीं मिलेगा। मतलब अगर मान लो किसी साल तुम लोगों को 40,000 बैंक से सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला है तो 10,000 का डिडक्शन मिलता है, उससे ज़्यादा का डिडक्शन नहीं मिलता। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम लोगों का ये जो 2017 का पेपर था ये तो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हम तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं कि हम इसका PDF और आंसर की सेंड कर देंगे। जो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं किए हैं वो क्वेश्चन कवर कर लेना, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना। अच्छा, अब चलो हम लोग चलेंगे कहाँ, एडिशनल क्वेश्चन पे। आज हम लोग एडिशनल क्वेश्चन ले लेते हैं इकोनॉमिक्स का। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे थे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डैश पार्ट्स A2, B3, C4 और D5, बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा 4, क्योंकि पूछा क्या है क्वेश्चन में हमसे अबाउट सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हमें पता है कि आप लोगों को याद होगा, फिर भी देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे कि सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर है हमारा प्रोडक्शन, ठीक है, कि हमने बनाया। दूसरा इसको बांटना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, कई बार हम लोग इसका कंजम्पशन भी करते हैं और एक्सचेंज भी करते हैं, तो एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। देखा जाए तो ये 4 सब्जेक्ट मैटर है जिस पे हम लोग इकोनॉमिक्स को डील करते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स में ओवरऑल ये 4 ऐसे मैटर्स हैं ना जिनको हम लोग को डील करना होता है। प्रोडक्शन दैट इज़ बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन उसको बांटना, एक्सचेंज कई बार क्या होता है कि कुछ गुड्स आप हमें देते हो और उसके बदले में कुछ गुड्स हम आपको देते हैं, एंड लास्ट कई बार हम जो बनाते हैं उसी का सेल्फ कंजम्पशन भी करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक्स बाय प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रोफेसर सैमुएल्सन, प्रोफेसर स्मिथ और प्रोफेसर मार्शल। इसका करेक्ट आंसर होगा D, प्रोफेसर मार्शल, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, मार्शल ने। और कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस मतलब सिंपली
कि कई बार जब हम मार्केट में जाते हैं गुड्स लेने के लिए तो कुछ गुड्स के लिए हम ज़्यादा पे करने को रेडी हैं। लेट्स से कि हम 50 रुपीज़ पे करने को रेडी हैं, बट वो गुड्स हमें मार्केट में सिर्फ 40 रुपीज़ का मिल जाता है। तो ये जो 10 रुपये मेरा बच रहा है ये मेरे लिए क्या है, दैट इज़ कंज्यूमर के लिए क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं सो दैट ये भी आपको यहीं पे लर्न हो जाए। वॉट बायर इज़ विलिंग टू पे, है ना, मतलब हम कितना पे करने को रेडी थे, 50 रुपीज़ माइनस वॉट ही एक्चुअली पेज। हमने एक्चुअल में कितना पे किया, सिर्फ 40। तो इसका मतलब ये जो 10 रुपीज़ वापस मेरे बच गए यही तो मेरे लिए सरप्लस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5 देन द कमोडिटी इज लग्जरी, नेसेसरी, इन्फीरियर और गिवन। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। 0.5 मतलब क्या, 0.5 मतलब हमसे कह रहा है कि जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है। ठीक है, और लेस देन 1 मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा 10% से तो डिमांड बट ऑब्वियस डिक्रीज़ होगा, पर क्या 10% से होगा, नहीं, उससे कम रेट पे होगा। ठीक है, ऐसा कब होता है, ऐसा जनरली होता है नेसेसरी आइटम्स में। लेट्स से अगर हम बात करते हैं वीट की, ठीक है, वीट की अगर बात करो, मान लो वीट की प्राइस पहले 10 रुपये थी और अब उसकी प्राइस 12 रुपये हो गई है ना, तो नो डाउट हमारी डिमांड डिक्रीज़ होगी। बट क्या हम वीट खाना बंद कर देंगे, हम रोटी बनाना थोड़ी बंद कर देंगे बेटा, रोटी तो बननी ही बननी है। ठीक है, तो ये बोला है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो नो डाउट डिमांड डिक्रीज़ होगी, बट उतनी नहीं होगी, उतने प्रपोर्शन से नहीं होगी जितनी हमारी प्राइस डिक्रीज़ हुई है। क्लियर, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ नेसेसरी, और नेसेसरी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं वीट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of rare coins supply curve will be horizontal, vertical, backward bending और positively sloped। इसका आंसर क्या होगा बेटा, वर्टिकल। रीज़न बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा अबाउट रेयर कॉइन्स। अब देखो रेयर कॉइन्स मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, या कह सकते हो अनकॉमन है ना, मतलब जिनके पास है बस उन्हीं के पास है। क्या आप उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते। तो उस केस में ये बताया गया कि अगर मान लो हम रेयर कॉइन की प्राइस बढ़ाते जाएं तो क्या सप्लाई बढ़ना पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि जो अनकॉमन है दैट इज़ रेयर कॉइन, अगर आप चाहो भी तो आप उसकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। रीज़न बीइंग कि वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसका कर्व कैसे बनेगा, लाइक दिस, दैट इज़ वर्टिकल। ठीक है, कि हम इसकी कितनी भी प्राइस बढ़ा लें बट कभी भी आप इसकी अगर बात करो तो इसकी सप्लाई को आप नहीं बढ़ा सकते। आप इसकी प्राइस बढ़ाते जाओ बट क्या सप्लाई बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ किसके बारे में पूछा था, रेयर कॉइन्स के बारे में। क्लियर है ये पॉइंट। ठीक, तो सिंपली याद रखना कि वो चीज़ जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ा दें कोई भी उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकता। रीज़न बीइंग कि वो मार्केट में उतना अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि वो बना करके तो बेच नहीं रहे बेटा, रेयर कॉइन्स है तो जिनके पास पहले का पड़ा होगा सिर्फ उन्हीं के पास होगा। नेक्स्ट, when the price elasticity of demand is equal to 1, the demand curve is rectangular hyperbola, parallel to the horizontal axis, parallel to the vertical axis और negatively sloped straight line। तो बट ऑब्वियस इसका आंसर होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या पूछा है, इक्वल टू 1 पूछा है ना, तो देखो इस तरीके से हमारा कर्व बनता है एंड ये जो इसके बीच में रेक्टेंगल्स बनेंगे ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है वो देखो, इट इज़ अ कर्व, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं सो दैट तुम लोग कहीं नोट डाउन कर लो। इट इज़ अ कर्व अंडर विच all rectangular areas are equal। हमने क्या बोला, हम कह रहे हैं कि अगर ये 1 के बराबर है इसका मतलब ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल बन रहा है, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसके सारे एरियाज क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, और 1 में हमेशा इसी तरीके से कर्व बनता है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व जिसके अंडर जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल इन द सेंस व्हाट, 1 है ना,
तो 1 मतलब क्या होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी 10% से तो डिमांड डिक्रीज तो होगी, बट एग्जैक्टली 10% से डिक्रीज होगी। तो बट ऑब्वियस हमारा रेक्टेंगल कैसा बनेगा, इक्वली ना बनेगा, बनेगा कि नहीं। देखो हम कह रहे हैं कि अगर मान लो पहले इतनी ये प्राइस थी, ये डिमांड था, ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ 10% तो डिमांड इंक्रीज होगी 10% होगी, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल बन रहा है, बट ऑब्वियस इसके एरियाज इक्वल होंगे, रीजन बीइंग कि प्राइस एंड डिमांड में इक्वल परसेंट का चेंज हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और बैंक लोन। इसका आंसर क्या होगा, डी, बैंक लोन। हमें पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इसका मतलब बैंक लोन इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मिल, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रिकार्डो और प्रोफेसर स्मिथ। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोफेसर मार्शल, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछा है। अगर वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो वेरिएबल प्रोपोर्शन किसने दिया है, प्रोफेसर मार्शल ने। और एक लॉ था हमारे पास, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, याद होगा होपफुली। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बेटा किसने दिया है, हिक्स एंड एलेंस ने। हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस दिए हैं ना उसी को कवर नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो भी लर्न कराते चल रहे हैं, क्योंकि दो ही लॉ है, एक तो वेरिएबल प्रोपोर्शन है और एक तुम्हारा रिटर्न टू स्केल है। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन के केस में क्या है, प्रोफेसर मार्शल ने वेरिएबल प्रोपोर्शन दिया है, एंड रिटर्न टू स्केल किसने दिया है, हिक्स एंड एलेंस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन नेवर बिकम जीरो, एवरेज कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इसका आंसर क्या होगा, फिक्स कॉस्ट। रीज़न बीइंग, अगर हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट की भी बात करें तो फिक्स कॉस्ट हमारा इस तरीके से बनेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि वो पर यूनिट कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप 0 यूनिट बनाओ या 1000 यूनिट बनाओ, आपकी फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहेगी, ठीक। तो ये कभी भी 0 को टच नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट, all the factors of production become variable in the short run, long run, very short run और very long run। इसका आंसर होगा बी, लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ चाहे लैंड की बात करो चाहे लेबर की बात करो, हम सब क्या मानते हैं कि ये वेरिएबल है। लॉन्ग रन मतलब हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम पीरियड अवेलेबल होता है कि लेबर तो नो डाउट वैसे भी वेरिएबल है और लैंड भी हम चाहें तो फिर परचेज कर पाएंगे। देखो शॉर्ट रन में क्या होता है कि तुम्हारे पास 2-3 महीने का टाइम होता है, तो अब 2-3 महीने में तो बड़ा वैसे हम लैंड नहीं खरीद सकते, है ना। इसीलिए बोला गया है कि लॉन्ग रन, क्योंकि वो इतना लंबा टाइम पीरियड होता है कि अगर हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक नए लैंड की ज़रूरत होगी तो हम लैंड भी परचेज कर सकते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शॉर्ट रन। नेक्स्ट, marginal cost is defined as the change in total cost due to 1 unit change in output, the change in total cost due to 1 unit change in input, the ratio of total cost to total output और the ratio of total cost to total input। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। सिंपली हम लोग ये करते हैं ना कि हम लोग आउटपुट लेते हैं और टीपी लेते हैं, टीसी लेते हैं। मान लो आउटपुट हमारा पहले 1 है तो हमारे टोटल कॉस्ट आ रही है 10, आउटपुट 2 हो गया तो टोटल कॉस्ट है 12। तो ये जो एडिशनल कॉस्ट है 2 रुपये की एक आउटपुट पे, यही तो मार्जिनल कॉस्ट है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। ठीक है। नेक्स्ट, if a firm produces 200 units of commodity X by employing 10 workers and 240 units of the same commodity by employing 12 workers, then the average product of the worker is, simply average product पूछा है। और अगर हम लोग average product के फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, change in total product divided by change in quantity। तो change in total product की अगर हम लोग बात करें TP की, तो पहले TP 200 था, अब कितना हो गया 240, तो 240 डिवाइडेड बाय 240 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 10, तो इससे सीधे सीधे आ जाएगा 40/2 और 20। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, 20। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सेलिंग कॉस्ट, ग्रुप बिहेवियर, होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट।
हमसे क्या पूछा है, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पूछा। और परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग क्या करते हैं, हर किसी का कंपटीशन होता है एक ही प्रोडक्ट को लेकर के, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता, ना कलर में, ना साइज में, ठीक है, ना क्वालिटी में। तो बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की, तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कहाँ आ जाता है बेटा, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में। बट यहाँ हमसे परफेक्ट पूछा है, तो परफेक्ट के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा होमोजीनियस प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पे ना बेसिकली प्रोडक्ट का किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता है, वहाँ इस चीज़ का कंपटीशन होता है कि कौन कितने कस्टमर्स बना सकता है। ठीक, नेक्स्ट, in the case of a perfectly competitive firm, the demand curve for product is elastic, unit elastic, perfectly elastic और perfectly inelastic। पहले हम लोग कर्व बना करके देख लेते हैं। अगर perfectly competitive मार्केट की बात करें तो इस तरीके से कर्व बनता है। पहले ही हमने बताया कि उसमें आप प्राइस मेकर नहीं होते, आप क्या होते हो, प्राइस टेकर। तो ये आपकी प्राइस है और उसी पे आपकी क्वांटिटी सेल होंगी। तो ये क्या हो गया बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनाइट, एंड इन्फिनाइट मतलब परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट, कार्टेल इज वन फॉर्म ऑफ। अगर कार्टेल की बात करें तो पहले कार्टेल का मतलब समझ लेते हैं कि कार्टेल इट इज फॉर्म्ड व्हेन फर्म्स जॉइंटली फिक्सेस द प्राइस एंड आउटपुट विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज जॉइंट प्रॉफिट। हमने क्या बोला, कार्टेल मतलब एक ऐसा ग्रुप होता है फर्म्स का जो कि मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी प्राइस होगी और हम कितना उसको मार्केट में सेल करेंगे, कितना आउटपुट सेल करेंगे, सो दैट हम सबके सब प्रॉफिट अर्न कर सकें। जैसे हमने बोला, जैसे मान लो 3 फर्म है ABC और तीनों ने ये डिसाइड किया कि वो अपने प्रोडक्ट को 10 रुपये पे बेचेंगी और हर कोई मैक्सिमम कितना बेच सकता है, 100 यूनिट। तो इससे क्या होगा कि हर कोई इक्वली प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएगा एंड जॉइंट प्रॉफिट बन पाएगा। तो ये होता है अंडर कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली में बेसिकली आप इस तरीके से एक ग्रुप बनाते हो और ग्रुप बना करके आप पूरे ग्रुप के बारे में सोचते हो, जहां आप आउटपुट एंड प्राइस खुद फिक्स करते हो। ठीक, नेक्स्ट, dynamic pricing is mostly followed by automobile manufacturing companies, cooking gas supplying companies, ऑनलाइन कंपनीज और ब्रांड नेम फूड कंपनीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑनलाइन कंपनीज। रीजन बीइंग हमसे क्या पूछा, अबाउट डायनामिक प्राइसिंग। और डायनामिक मतलब जो कि चेंज होती रहती है, जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। ऑनलाइन कंपनीज जो हैं वो हमेशा अपने प्राइस को चेंज करते हैं, कभी 10% का डिस्काउंट दे देंगी, कभी 20% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। बट बाकी जितनी भी कंपनीज जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, कुकिंग गैस सप्लाइंग, ब्रांड नेम फूड, ये लोग फ्रीक्वेंटली अपने प्राइस को कभी भी चेंज नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट, PT इज इक्वल टू MV इज इक्वेशन सजेस्टेड बाय JM कीन्स, AW फिलिप्स, इरविंग फिशर और AC पिगू। इसका आंसर क्या होगा बेटा, इरविंग फिशर। बेसिकली अगर सप्लाई मनी या फिर मनी सप्लाई की बात करो तो मनी सप्लाई के बारे में जो आपका इक्वेशन दिया गया है वो किसने दिया था, फिशर ने। ठीक है, नेक्स्ट, all the following functions are associated with commercial bank except that commercial bank cannot issue paper notes, commercial bank act as a banker to the government, commercial banks are mostly privately owned and privately managed, to accept deposit from the public, it is a most important function of a commercial bank। तो इसका आंसर क्या होगा, A, कमर्शियल बैंक कैनॉट इशू पेपर नोट, क्योंकि ये किसका काम है, ये काम है सेंट्रल बैंक का। जैसे हमारे इंडिया के लिए RBI है तो ये उनका काम है, ये कमर्शियल बैंक का काम नहीं है कि वो पेपर नोट इशू करे। नेक्स्ट, ग्रेशम्स लॉ इज ट्रू वेयर only barter system operates, only paper currency operates, only metal currency operates और both paper and metal currency operates। इसका आंसर होगा D, both paper and metal currency operates। रीजन बीइंग हमसे क्या पूछा है, अबाउट ग्रेशम लॉ। एंड अगर हम ग्रेशम लॉ की बात करें तो ये लॉ क्या स्टेट करता है कि जो बैड मनी है वो ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, है ना। सर्कुलेशन ये हम तुम लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो ये किस मनी की बात करी, बोथ पेपर एंड मेटल करेंसीज, दोनों के बारे में बात कर रही है, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं। नेक्स्ट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट price level is directly proportional to money supply, price level is inversely proportional to money supply, price level is not related to money supply, price level is inversely related to money demand। तो इसका आंसर क्या होगा, बट ऑब्वियस A, प्राइस लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पूछा है, इसके बारे में हमें पता ही है कि प्राइस लेवल हमेशा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किससे, मनी सप्लाई से। नेक्स्ट, द ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय JM कीन्स एंड
P.A. सैमुअल्सन, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, J.M. कीन्स एंड P.A. सैमुअल्सन, है ना, क्योंकि किसकी बात हुई है, ग्रोथ की, और ग्रोथ की डेफिनेशन इन्होंने दी है। एडम स्मिथ ने क्या दी थी बेटा, एडम स्मिथ ने दी है वेल्थ डेफिनेशन, ये भी तुम लोग लर्न कर लेना साथ ही साथ। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या दी है, वेलफेयर की डेफिनेशन। एंड रॉबिन्स का तो हम सबको पता है कि रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी है रिलेटेड टू स्कैरसिटी। ठीक है, तो ग्रोथ की अगर बात हुई तो ग्रोथ किसने दी है, कीन्स एंड सैमुअल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the law of demand, demand varies dash with price directly, indirectly, proportionately और inversely, बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा, इन्वर्सली, क्योंकि हमें पता है कि डिमांड और प्राइस में किस तरह का रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। मतलब अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा तो पहला इंक्रीज होगा। ठीक है, when excess demand occurs in an unregulated market, there is a tendency of price to rise, quantity supplied to decrease, quantity demanded to increase और price to fall। इसका आंसर क्या होगा, प्राइस टू राइज। देखो क्या पूछा है, कह रहा है एक्सेस डिमांड, अगर डिमांड बढ़ जाए, एक्सेस हो जाए डिमांड इन एन अनरेगुलेटेड मार्केट, ठीक है, अचानक से लोग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा दें कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो जितने सप्लायर्स के पास वो अवेलेबल होगा वो क्या करेंगे, उसकी प्राइस को बढ़ा देंगे ना, बढ़ाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइस टू राइज। नेक्स्ट, in the case of inferior goods, the consumer purchases less with increase in income, purchases less with decrease in price, purchases more with increase in income और purchases more with decrease in price। इसका आंसर होगा A, purchases less with increase in income। रीजन भी हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, अबाउट inferior goods, और inferior goods मतलब बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो कि क्वालिटी वाइज उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम क्या करेंगे, इन्फीरियर की जगह मतलब इन्फीरियर से शिफ्ट होते जाएंगे टुवर्ड्स सुपीरियर, है ना। तो ये कब होगा, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तब। नेक्स्ट देखो बोला परचेजेस लेस विद डिक्रीज इन प्राइस, ऐसा तो होता ही नहीं है, भले उसकी प्राइस घटती जाए पर हम उसकी डिमांड नहीं बढ़ाने वाले, हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी ही परचेज करेंगे। परचेजेस मोर विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो क्या हम इन्फीरियर गुड्स खरीदेंगे, लो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेंगे, कभी नहीं। हम लोग किस तरह का गुड्स खरीदना पसंद करेंगे, सुपीरियर गुड्स। एंड परचेज मोर विद डिक्रीज इन प्राइस, ना तो परचेज लेस होगा ना परचेज मोर होगा, हम हमेशा इन्फीरियर गुड्स उतना ही खरीदते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परचेजेस लेस विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, नेक्स्ट, लेट अ फर्म एम्प्लॉयज 10 laborers to produce 150 units of output. If 11 laborers are employed to produce 166 units of output, then the marginal product is, हमसे क्या पूछा, मार्जिनल प्रोडक्ट पूछा है। और मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे हम लोग अगर बात करें तो TPN माइनस 1 होता है फॉर्मूला। तो TPN कितना हो गया 166 और उसके पहले वाला कितना है 150, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। क्लियर। A rational producer produces in that region where MPP of the fixed input becomes negative, MPP of the variable input becomes negative, MPP of the fixed input becomes increasing और MPP of the variable input becomes डिक्लाइनिंग। देखो फिक्स्ड इनपुट से तो वैसे भी हमें मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग फिक्स की बात करें, मार्जिनल की अगर बात करें तो हम लोग किसकी बात करेंगे, अगर हम लोग मार्जिनल की बात करें तो हम लोग हमेशा बात करेंगे वेरिएबल की। ठीक है, एक रैशनल प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, एक रैशनल प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि अगर हम एक यूनिट बना रहे हैं और उससे शिफ्ट होकर के हम दूसरी यूनिट पे जाएं, तो ये जो एक एडिशनल यूनिट हम बना रहे हैं इसके लिए हमारा हमेशा जो वेरिएबल इनपुट लगेगा, मतलब जो बाहर से रॉ मटेरियल लगेगा वो हमेशा कम लगे। हमेशा यही चाहोगे ना कि भाई अगर आपको एक एडिशनल यूनिट बनानी है तो ठीक है बनाएंगे, पर कब ज़्यादा बनाना पसंद करेंगे, जब हमारी उसमें इनपुट कम से कम लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम्स डिक्लाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट, in a firm doubles all inputs and output doubles as well. The firm is subject to constant return to scale, increasing return to scale, decreasing return to scale और economies of scale. But obviously इसका आंसर क्या होगा, constant return to scale, क्योंकि इसमें यही होता है। देखो इनपुट आउटपुट का अगर ये भी 100% से बढ़ा और ये भी 100% से बढ़ गया, मतलब अपने इनपुट 100% लगाया तो आउटपुट भी 100% से बढ़ रहा है, तो ये किस तरह का रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट। अगर मान लो इनपुट तुमने 100% से बढ़ाया होता और आउटपुट 120% से बढ़ जाता तो ये इंक्रीजिंग होता। अगर मान लो आपने इनपुट लगाया होता 100% इंक्रीज़ किया हो जाता,
अगर आपने इनपुट 100% से इंक्रीज़ किया होता और आपका आउटपुट भी इंक्रीज़ होता पर सिर्फ 80% से, तो इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस खत्म होने वाला है, 3-4 क्वेश्चन और। एज आउटपुट इंक्रीजेज AFC of a firm increases, remains constant, continuously declines और initially increases, afterward declines। हमें पता है कि अगर हम AFC का कर्व बनाए तो AFC का कर्व हमेशा कैसे बनता है, ऐसे डाउनफॉल। बट क्या ये कभी भी जीरो को टच करेगा, इस लाइन को, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइंस। ठीक, Which are the first order condition for the profit of a firm to be maximized? AC is equal to MR, MC is equal to MR, MR is equal to AR और AC is equal to AR, but obvious marginal cost is equal to marginal revenue। ये पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व टच करेगा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम द बिलो। ठीक है, तो पहली कंडीशन पूछा, तो पहली कंडीशन क्या है, MR is equal to MC या MC is equal to MR। ठीक, नेक्स्ट, opportunity cost is measured in terms of optional cost that has been avoided, negative cost that has been sacrificed, accounting cost that has been paid और next best alternative that has been foregone। ये एक टॉपिक opportunity cost हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता है, सबको रटाया है कि next best alternative that has been foregone। मान लो हमें एक जॉब ऑफर हुई, उसके लिए हमें 50,000 वो पे करेंगे, और मेरे पास एक और ऑप्शन है कि हम बिज़नेस करें और 60,000 अर्न करें, 60,000। तो बट ऑब्वियस हम क्या करेंगे बेटा, बिज़नेस करेंगे, ये तो क्लियर है। ठीक है, बट इस बिज़नेस करने के लिए ये जो ऑप्शन हमने स्किप किया है, ये मेरे पास क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो हमको छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें बिज़नेस करना है। तो इसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, LAC कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यू शेप्ड, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस। देखो, अगर LAC कर्व की बात करें ना, तो ऐसे छोटा छोटा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो ये जो मेरा टच हो रहा है, ये हो जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो बट ऑब्वियसली किस शेप में है बेटा, यू शेप्ड में। यहाँ तक के क्वेश्चंस में अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।